नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम हमें ये कहता है, अरे लड़ो ना, लाग जाएगी, पढ़ो पड़े। स्थिर अनुपात का नियम क्या है? खड़े हो खड़े हो खड़े हो। हाँ चश्मा मास्टर, स्थिर अनुपात का नियम क्या है? जोर से बोलो, बाहर खड़ा खड़ा जोर से बोल रहा था, यहां तक आवाज आ रही थी। है बोल रहा था ना? हाँ पीछे। स्थिर अनुपात का नियम क्या है? आप बताओ। नहीं पता? हाँ तो बताओ फिर, खड़े हो। हम्म, हम्म। दो तत्वों का द्रव्यमान होता है वो निश्चित होता है, ऐसा सही है। आप बता दो। किसी भी, अरे यौगिक क्यों मिल गए बनेड़ो है तत्व, यहाँ तो याद रख सको, यौगिक क्यों मिल गए बनेड़ो है। प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान क्या होगा उस यौगिक में? निश्चित होगा, समान होगा, चाहे उस यौगिक को कहीं से भी किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए। इतना ही तो नियम है। बैठ जाओ, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा सबको। हाँ सबको, ये कैमरा पड़ेगा मेरे से, ऑनलाइन वाले तो देखेंगे। तीसरा नियम, तीसरा नियम कौन सा है? गुणित अनुपात का नियम। हाँ वो दोहरो है नहीं, वो कौन समझ आयो? गुणित अनुपात का नियम। हाँ पेन क्या करूं, बड़ा करूं? गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है बताओ? नहीं आया समझ में? देखो इधर देखो, हमने कल ये पढ़ा था, कार्बन क्रिया करेगा ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में क्रिया करेगा? ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तो दो प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड करता है ना। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था कि सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तो तीन प्रकार के यौगिकों का क्या करता है? निर्माण करता है। एक सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तीन प्रकार के यौगिकों का क्या होता है? निर्माण होता है। नियम देखो क्या कहता है, जब दो तत्व आपस में क्या करते हैं? संयोग करते हैं। दो तत्व आपस में क्या करते हैं? संयोग करते हैं। तो एक तत्व के साथ संयुक्त होने वाला दूसरा तत्व का द्रव्यमान, दूसरे तत्व का द्रव्यमान, इनमें सब में क्या होगा? सरल अनुपात में होगा। दो तत्व है ना, क्रिया कर रहे हैं, दो या दो से अधिक क्या बना रहे हैं? यौगिक। दूसरे तत्व का द्रव्यमान जो संयुक्त होने वाला पहले तत्व के साथ में है, उसका द्रव्यमान इन सब में क्या होगा? सरल अनुपात में होगा। अब सल्फर का आपको अनुपात नहीं देखना है, आपको सल्फर के साथ में संयुक्त होने वाले दूसरे तत्व का द्रव्यमान का अनुपात देखना है। क्लियर है मेरी बात? नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है, तो दो या दो से अधिक यौगिक बनाएंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे? दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान होता है वो पहले तत्व के साथ में क्या होता है? सरल अनुपात में होता है। सरल अनुपात में होता है। आपको देखना क्या है? ऑक्सीजन अनुपात ऑक्सीजन अनुपात ऑक्सीजन, इसका अनुपात देखना है, सल्फर के साथ में अनुपात नहीं देखना। समझ गए? चलो कितने नियम हो गए? चौथा नियम कौन सा था?
बताओ ये नियम आप बताओगे। गैलुशेक का नियम कौन बताएगा रे? मैं बताऊंगा? मैं तो नहीं बताऊंगा। अब कौन बताएगा? पीछे पीछे, हाँ गवर्नमेंट स्कूल वाले, नौर वाले, बताओ बताओ। एक और नौर को किशोर है, गोर खाना वो, हाँ गोर खाना वो किशोर, बता दे खड़े हो गए। कौन बताए? कल आए थे क्या? बताओ तो फिर, खड़े हो। पहले बताओ गैलुशेक का नियम किस पे लागू होता है? किस पे लागू होता है? गैसीय आयतन पर क्या होता है? लागू होता है। शर्त क्या है गैलुशेक के नियम की? समान ताप और समान दाब, समान ताप और समान दाब। आयतन तो समान नहीं है, आयतन समान नहीं है ना? नहीं है क्या आयतन समान? नहीं है। आयतन तो समान नहीं है ना इस नियम में, नहीं है ना? मैं क्यों बोल रहा हूं इस आयतन शब्द पे, क्यों जोर दे रहा हूं? क्योंकि आगे वाला नियम पढ़ोगे ना, वहां समान ताप दाब आएगा, लेकिन साथ में समान क्या आएगा? आयतन। साथ में क्या आएगा? आयतन आएगा। समझ में आ गई बात? नियमों को पहचानने की शर्त यही है। इस नियम के अनुसार जब समान ताप और दाब पर गैसों को मिलाई जाए तो गैसों में अणुओं की संख्या का क्या रहता है? अनुपात समान रहता है। सरल अनुपात या समान अनुपात रहता है। यही तो बात है, हैं? नहीं समझ आई? हाइड्रोजन गैस और Cl2 गैस, क्लोरीन गैस, ये किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। और ये किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। क्या बनेगा बताओ? 2HCl बनेगा। क्या बनेगा? 2HCl बनेगा। ठीक है। जब दो गैसों को या दो से अधिक गैसों को मिलाया जाता है, क्रिया करवाई जाती है समान ताप और दाब पर, तो उन गैसों का आयतन हमेशा क्या होगा? सरल अनुपात में होगा। हमेशा क्या होगा? सरल अनुपात। 1:2 अनुपात कितना लिखोगे आप? 2 लिखोगे। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? द्रव्यमानों का अनुपात देख लो या आयतन का अनुपात देख लो, कुछ भी देखो आप, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यहां पर हाइड्रोजन 2, यहां पर क्लोरीन कितने हैं? 2। तो आप ये भी कह सकते हो 2:2 अनुपात कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है ना? 2 2 और कितना आ गया? 2। अगर आप ये कहो कि इसका 1 मोल लिया, इसका 1 मोल लिया, तो ये कितना मोल बना? 2 मोल बना। ठीक है आपस में किस अनुपात में? सरल अनुपात में। किस अनुपात में? सरल अनुपात में। लास्ट नियम, 4 नियम पढ़ लिए, 5वां नियम देखते हैं। 5 है, ये कैसे बने? हाइड्रोजन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कौन बता रहा है? एक अणु है या एक परमाणु है? एक अणु है या एक परमाणु है? एक अणु है। कितना अणु है? क्लोरीन के कितने अणु हैं? क्लोरीन के कितने अणु हैं? मैं ये पूछ रहा हूं यहां पर आपसे। एक अणु है। कितने अणु हैं? जब हाइड्रोजन का एक अणु और क्लोरीन का एक अणु क्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरीन क्या बनती है? गैस बनती है। हाइड्रोक्लोरिक क्या बनती है? गैस बनती है। अभी अभिक्रिया संतुलित है क्या? नहीं है ना संतुलित। हम इसको किस फॉर्म में ले रहे हैं? अणु की फॉर्म में ले रहे हैं। किसकी फॉर्म में ले रहे हैं? अणु। ये भी क्या है? अणु। तो सीधी सी बात है, ये क्या बनेगा? अणु बना है। अब वहां संतुलित नहीं है, संतुलित करोगे तो हाइड्रोजन कितना है? 2 और क्लोरीन कितना है? 2। तो आप यहां पर कितने लगाओगे? 2 लगाओगे। अब 2 क्या हो गया? हाइड्रोजन, और 2 भी क्या हो गए? क्लोरीन। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 अणु किसके बन गए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बन गए, हाइड्रोक्लोरिक गैस के बन गए। क्लियर है बात? ये 2 क्यों आया अभी पढ़ेंगे, आपके चैप्टर का हिस्सा है स्टाइक्योमेट्री। ठीक है, रस समीकरण मिति, उसमें ये पढ़ेंगे। इन नियमों की वहीं चर्चा होगी। लिखो रूल नंबर 5, आवोगाद्रो का नियम। कुछ बताया था क्या कल? क्या बनाया था कल? आवोगाद्रो बनाया था। आवोगाद्रो ने दिया था और 3 कंटेनर बनाए थे हमने। कंटेनर बोले तो सिलेंडर बनाए थे ना? सिलेंडर नंबर 1, सिलेंडर नंबर
1 और सिलेंडर नंबर 2 और सिलेंडर बनाया था तीसरा। हमने कहा इस सिलेंडर के अंदर बातें नहीं करनी है। इस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी हुई है? हाइड्रोजन। इस गैस इसमें कौन सी गैस है? और यहां पर हमने भरी थी कौन सी? नाइट्रोजन गैस। शर्त हमने क्या रखी थी बताओ? हमने कहा कि इसका तापमान जो T है वो क्या है? T1 है। इसका प्रेशर जो है वो क्या है? P1 है। यहां पर हमने कहा कि T जो है वो क्या है? T2 है। T2 है और P क्या है? P2 है। T का मतलब तापमान और P का मतलब प्रेशर। ठीक है, यहां पर जो तापमान है वो कितना है? T3 और यहां पर दाब कितना है? P3। समान ताप और समान दाब में किसी गैसों को मिलाया जाए तो समान आयतनों में, आयतनों वाली गैसों में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। यदि आपने तापमान समान रखा है, दाब समान रखा है और इस कंडीशन के बाद अगर आपने आयतन भी क्या कर दिया? समान कर दिया। आयतन भी क्या कर दिया? समान कर दिया। तो उस कंडीशन के अंदर समान आयतनों वाली गैस में अणुओं की संख्या जो होगी वो क्या होगी? समान होगी। यानी V समानुपाती होगा किसमें? अणुओं की संख्या के। V समानुपाती N। देखो इधर T1, T2 और T3 तीनों बराबर है। तीनों क्या है? बराबर है। P1, P2, P3 तीनों क्या है? बराबर है। अब आपने समान मात्रा में, समान आयतन में कोई गैस ली है। कौन कौन सी? हाइड्रोजन। मान लीजिए 1 लीटर हाइड्रोजन ले ली। 1 लीटर क्या ले ली? ऑक्सीजन। और 1 लीटर क्या ले ली? नाइट्रोजन। आयतन आपने क्या कर दिया? समान। अब इसमें गैस चाहे भारी, कोई सी भी गैस भारी हो, लेकिन अणुओं की संख्या सब में क्या रहेगी? समान। कब? जब तापमान भी समान हो, दाब भी समान हो और आयतन भी क्या हो? समान। ये कौन सा नियम है? अवोगाद्रो का नियम। इससे पहले आपने पढ़ा था कौन सा नियम? गैलुसेक का नियम। उसमें आयतन शब्द नहीं आ रहा कहीं पर भी। उसमें आयतन शब्द नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना? आयतन आ रहा है उसमें? गैलुसेक के नियम में आयतन शब्द आता है क्या? नहीं आता। वहां समान ताप और दाब आता है। यहां समान ताप और दाब की कंडीशन में समान आयतन वाली गैस में अणुओं की संख्या भी क्या होती है? समान होती है। कौन सा नियम हमें ये कहता है कि आयतन जो है वो समानुपाती होता है किसके? आयतन समानुपाती होता है किसके? अणुओं की संख्या के। अणुओं की संख्या के। क्लियर है बात? समझे या नहीं समझे? लिखो फिर। ये तो लिखा था, अवोगाद्रो ने दिया था, लिखा था। लिखो, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के, सभी गैसों के समान आयतनों में, समान आयतनों में अणुओं की संख्या, समान आयतनों में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या समान होती है। अणुओं की संख्या समान होती है। लिखो, अर्थात V समानुपाती N, अर्थात V समानुपाती N, V समानुपाती N। N लिख लिया? स्मॉल लिखना है N, ठीक है ना? V का अर्थ क्या है? V बराबर लिखो आयतन, और स्मॉल n बराबर क्या है? अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या। लिख लिया? लिखो, यहां T1 बराबर T2 बराबर T3, P1 बराबर P2 बराबर P3 और V1 बराबर
V2 बराबर V3, V3 लिखा? नहीं लिख रहे? क्यों नहीं लिख रहे? पीछे वाला, ये वाला, इससे कल वाला बाकी पड़ा है इसलिए नहीं लिख रहे। गुड, कल का हो गया, आज वाला बाकी पड़ा है इसलिए नहीं लिख रहे हैं? अच्छा अच्छा, अर्धवार्षिक चल रही है क्या आपकी परीक्षा भी? 12th 11th वाले कौन कौन है ही नहीं? अच्छा, 12th के बाद अलावा कौन कौन है? 12th के अलावा कितने स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पर? ये लिखा ना? इस प्रकार एक कोष्टक में बंद करोगे, लिखो इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, इसके आगे जस्ट यहां से लिखना स्टार्ट करना है। इस कंडीशन में मतलब P1 बराबर P2 बराबर P3, P1 बराबर T2 बराबर T3 और V1 बराबर V2 बराबर V3, ये कंडीशन मिले आपको तो इस कंडीशन में गैस चाहे कोई सी भी हो, गैस चाहे कोई सी भी हो, यदि गैसों का आयतन समान है, यदि गैसों का आयतन समान है तो गैस में अणुओं की संख्या भी समान होगी। यदि गैस कोई सी भी हो, यदि आयतन समान है तो गैस चाहे कोई सी भी हो, सभी में अणुओं की संख्या समान होगी। शर्त क्या रहेगी? ताप और दाब के साथ में आयतन भी क्या होना चाहिए? सबका समान होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात? ये आवोगाद्रो का क्या है? नियम है। नहीं लिखा क्या? लिख लिया? दोबारा बोलूं? इस कंडीशन में आगे क्या लिखा है रे? गैस चाहे कोई सी भी हो, यदि आयतन समान है तो सभी गैस में अणुओं की संख्या समान होगी। बस लिख लिया? चलो फिर हेडिंग लगाओ, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, 5 नियम पढ़ लिए हमने, है ना? रासायनिक संयोजन के कितने नियम पढ़ लिए? 5 नियम। नाम बता दो आप तो। पहला नियम कौन सा पढ़ा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम कौन सा पढ़ा? स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा नियम कौन सा पढ़ा? कौन सा? गुणित अनुपात का नियम। और चौथा नियम कौन सा पढ़ा? गैलुशे का आयतन संबंधी नियम। और 5वां नियम पढ़ा है आज कौन सा? आवोगाद्रो का नियम। केवल समान ताप दाब की बात कौन सा करता है? और समान ताप दाब और आयतन की बात कौन करता है? गैस के अणुओं की संख्या समान होगी, बात कौन करता है? आवोगाद्रो की, आवोगाद्रो का नियम करता है। गैस में अणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी, है ना? द्रव्यमान संरक्षण रहता है, बात कौन करता है? द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ये बात कौन करता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? लावूजिए ने दिया था। किसने दिया था? लावूजिए ने दिया था। ठीक है ना? दूसरा नियम पढ़ा था आपने कौन सा? स्थिर अनुपात का नियम। हाँ, मतलब ये कहता है कि चाहे आपने कोई भी पदार्थ लिया है, कोई भी पदार्थ लिया है, उस पदार्थ को चाहे आपने घर पे बनाया है, चाहे आपने लैब में बनाया है, चाहे आपने स्कूल से तैयार किया है, उसका फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। फॉर्मूला चेंज हुआ तो पदार्थों का अनुपात भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्लियर है बात मेरी? फिर एक नियम और पढ़ा था आपने, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात के नियम में अभी आपने बताया कि केवल बात होगी किसकी? स्थिर ताप और दाब की होगी। अच्छा अच्छा, इसमें नहीं होगी क्या? तो फिर क्या गुणित अनुपात में क्या होता है? क्या होता है गुणित अनुपात में? दूसरे तत्व के साथ संयोग करने वाला, सॉरी, पहले तत्व के साथ संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात क्या रहता है? सरल अनुपात होता है। ये नियम थे कितने? 5। अब आ जाओ डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। परमाणु चैप्टर लगता है ना? अरे है ना ये परमाणु का
चैप्टर है या नहीं है? हम पढ़ने जा रहे हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, बातें नहीं करनी है भाई। 1808 ईस्वी में दिया गया था और सर डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। डाल्टन ने पदार्थ के बारे में कुछ चर्चा की है। पहली बात कहता है डाल्टन, अरे डाल्टन ने दिया है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है तो डाल्टन देगा ना। पहली बात, पदार्थ या द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है। पदार्थ या द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है। पूछा जाता है परमाणु को अविभाज्य किसने बताया? डाल्टन ने बताया। किसने बताया? डाल्टन ने बताया। ठीक है ना। इसका अर्थ हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास में पेन मान लो, आप मार्कर मान लो, कोई भी चीज आपके हाथ में है, वो परमाणुओं से मिलकर के बनी है। मैं इस मार्कर को काटूं, तोड़ूं, तो मुझे लास्ट में बहुत छोटा पार्टिकल प्राप्त होगा या नहीं होगा? इतना छोटा पार्टिकल प्राप्त होगा कि उसको अपन नगन आंखों से नहीं देख सकते। उस छोटे से पार्टिकल को हमने क्या नाम दे दिया? परमाणु नाम दे दिया। इन परमाणुओं को आपस में वापस आप मिलाओगे तो वापस आपको यही पदार्थ क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो परमाणु क्या है? परमाणु एक अविभाज्य कण है और परमाणुओं से मिलकर के किसका निर्माण होता है? परमाणुओं से मिलकर के पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। पहली बात क्लियर है? नहीं क्लियर? क्लियर है। अविभाज्य। अब अपन क्या पढ़ते हैं? 11th क्लास में परमाणु चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें यह बताया जाता है कि आधुनिक अवधारणा के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि परमाणु भी विभाजित किया जा सकता है। परमाणु भी क्या किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है। किसमें? मूलभूत कणों में और सहायक कणों में। मूलभूत कण जब आप परमाणु चैप्टर पढ़ोगे तो पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सहायक कणों में आप पॉजिट्रॉन पढ़ोगे, एंटी इलेक्ट्रॉन पढ़ोगे, मेसोन पढ़ोगे, पाई कण पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर नोट लगा करके लिख रहा हूँ, ये बात आपको ऐड करनी है, आपकी बुक में मिलेगी नहीं। ठीक है। आधुनिक अवधारणा के अनुसार, आधुनिक अवधारणा के अनुसार परमाणु को इसके मूलभूत कणों तथा सहायक कणों में विभाजित किया जा सकता है। विभाजित किया जा सकता है। लिखा? साथ साथ लिख लिया ना? ठीक है। इधर लिख लिया सबने? दूसरी बात, एक ही तत्व के सभी परमाणु
गुणधर्मों में आपस में समान होते हैं, आपस में समान होते हैं, लेकिन भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में भिन्न भिन्न होते हैं। आपस में भिन्न भिन्न होते हैं। इधर देखो पहले सारे, फिर उतारना। ये हाइड्रोजन का एक तत्व है, हाइड्रोजन का क्या एक तत्व है, और ये ऑक्सीजन का एक तत्व है। ठीक है, इस एक तत्व में हाइड्रोजन के बहुत सारे परमाणु हैं। एक हाइड्रोजन के तत्व में हाइड्रोजन के बहुत सारे क्या है परमाणु हैं। ऑक्सीजन के एक तत्व में ऑक्सीजन के बहुत सारे परमाणु हैं। हाइड्रोजन में उपस्थित सभी परमाणु आपस में गुणधर्मों में समानता रखते हैं। ऑक्सीजन में पाए जाने वाले सारे परमाणु आपस में गुणधर्मों में समानता रखते हैं। ऊपर वाली लाइन पढ़ो, एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणधर्मों में आपस में समान होते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु हैं आपस में गुणधर्मों में समानता रखते हैं। ऑक्सीजन के जितने भी परमाणु हैं आपस में गुणधर्मों में क्या रखते हैं, समानता रखते हैं। लेकिन भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में भिन्न भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु आपस में दोनों क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, समान नहीं होंगे। क्लियर है बात मेरी? इस मार्कर को जिस कंपनी ने बनाया है, जिस कंपनी ने इसको उत्पादित किया है, ये मार्कर उस कंपनी के द्वारा सभी सैंपल जो होंगे वो समान मिलेंगे। सभी सैंपल क्या होंगे, समान मिलेंगे। इस कंपनी का जो भी मार्कर होगा वो सारा क्या मिलेगा, समान मिलेगा। लेकिन मैंने कहा कि एक मार्कर सिल्लो का आता है और एक ये है, तो समान होंगे क्या, नहीं होंगे, समान नहीं होंगे ना। वो यही बात कहता है, अगर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में समानता रखते हैं, अगर ऑक्सीजन के परमाणु आपस में समानता रखते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु आपस में समान हो। समझ में आ गई बात? ठीक है, उतारा सबने ये? चलो तीसरी बात, पहले इसकी नोट ले आकर के चर्चा करते हैं इसके बारे में। मुझे कौन बताएगा समस्थानिक क्या होते हैं और समभारिक क्या होते हैं? आइसोटोनिक और आइसोबार। समस्थानिक क्या होते हैं? हाँ, समस्थानिक पढ़ गए हो ना, 11वीं क्लास में पढ़ गए हो, झूठ बोल रहे हो आप लोग। आपने पढ़ा है ना, अर्धवार्षिक परीक्षा है, पढ़ाई है कौन? 11वीं में तो लगे है, 11वीं में पढ़ा कौन पढ़ा? तो बाड़ा में हाथ फेरे हो गए हैं। हाँ, समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक क्या होते हैं भाई, क्या होते हैं समस्थानिक? किसी को नहीं पता पूरी क्लास में? परमाणु, द्रव्यमान, परमाणु भार तो जानते हो हैं? इधर ध्यान दो, मैंने लिखा, चलो हाइड्रोजन से शुरुआत करते हैं। इसमें आप मुझे ये बताओ, ये जो दो संख्याएं लिखी आपके सामने, इसमें परमाणु द्रव्यमान कौन सा है और परमाणु क्रमांक कौन सा है? नीचे वाला क्रमांक है और ऊपर वाला द्रव्यमान है। समझ में आ गई बात? 1H2 नीचे वाला क्रमांक है और ऊपर वाला क्या है, द्रव्यमान है। 1H3 नीचे वाला क्रमांक है और ऊपर वाला क्या है, द्रव्यमान है। 6 कार्बन 12 नाम सुना है आपने?
6 कार्बन 13 नाम सुना है आपने, और 6 कार्बन 14 आपने नाम सुना है। मुझे आप ये बताओ, ये नीचे वाला जो अंक है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये वाला क्रमांक कितने नंबर पर आता है? कितने नंबर पर आता है? इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं ये कहूंगा कि यहां से तीसरे नंबर पर ये बैठा है, इसका मतलब इसने स्थान बता दिया कि ये तीसरे नंबर पर है, क्लास में बैठा ना, मेज में तीसरे नंबर पर बैठा है, आगे से आगे की मेज पर तीसरे नंबर पर बैठा है, इसका मतलब है कि वो आगे से तीसरी जगह पर स्थान रखता है अपना। वो ये बात कह रहा है कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी में कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर आता है। और ये हाइड्रोजन भी आवर्त सारणी में कितने नंबर पर आता है? और ये हाइड्रोजन भी आवर्त सारणी में कितने नंबर पर आएगा? 1 नंबर पर आएगा। इसका मतलब तीनों तत्वों का, तीनों परमाणुओं का स्थान तो क्या है? निश्चित है। स्थान तो क्या है? निश्चित है। यानी परमाणु स्थान जो है वो निश्चित है, लेकिन ऊपर वाली संख्या क्या समान दिखाई दे रही है आपको? और अभी आपने ये चीज पढ़ी है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु गुण धर्मों में आपस में क्या रखते हैं? समानता रखते हैं, और भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। लेकिन ये तो एक ही तत्व के परमाणु है ना, क्या समान है? नहीं है, नहीं है ना। किस में भिन्नता दिखाई दे रही है? परमाणु द्रव्यमान में क्या दिखाई दे रही है? भिन्नता। तो इस बात का एक उल्लंघन है, इस बात का एक अपवाद है कि समस्थानिक के एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान में समानता नहीं रखते। समझ में आ गई बात? समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं, फिर भी इनके द्रव्यमान आपस में समान नहीं पाए जाते। फिर गुण धर्मों में तो समानता कहाँ है? ही नहीं है। क्या गुण धर्मों में समानता नहीं है ना? तो आपने जो बात लिखी है उस बात का क्या है? ये अपवाद है। आपने बात लिखी है ना, एक ही तत्व के परमाणु आपस में समान होते हैं, तो ये तो एक ही तत्व के परमाणु है ना, हाइड्रोजन के, है या नहीं? ये एक ही तत्व के परमाणु है किसके? कार्बन के। क्या गुण धर्मों में समानता है कार्बन के? नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार आपने एक नाम सुना है समभारिक, नाम सुना है ना समभारिक। सोडियम और पोटेशियम, सॉरी कैल्शियम कह लो आप और पोटेशियम कह लो, इनमें लगभग क्या पाई जाती है? यह आता है कितने नंबर पर? पोटेशियम 19 नंबर पर, और ये कितने नंबर पर आता है? 20 नंबर पर। इसका परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, इसका भी लगभग कितना होता है? 40 होता है ना। दोनों अलग अलग तत्वों के क्या है? परमाणु हैं, लेकिन क्या द्रव्यमान में भिन्न है? हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि भिन्न तत्वों के परमाणु गुण धर्मों में आपस में भिन्नता रखेंगे, लेकिन ये तो समानता रख रहे हैं, नहीं रख रहे, है ना। तो इस बात का अपवाद लिखा है हमने, लिखो आप, लिखो समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु होने के बाद भी, एक ही तत्व के परमाणु होने के बाद भी गुण धर्मों में समानता नहीं रखते, गुण धर्मों में समानता नहीं रखते। देखा? समभारिक, नेक्स्ट लाइन चेंज करके, समभारिक, समभारिक अलग अलग तत्वों के परमाणु होने के बाद भी, अलग अलग तत्वों के परमाणु होने के बाद भी कुछ गुणों में समानता रखते हैं, कुछ गुणों में समानता रखते हैं। बाकी एग्जाम्पल जो आपने ये लिखा है 1H1, ये लिखना नहीं है, क्योंकि परमाणु चैप्टर में अलग से इनको पढ़ेंगे अपन। ठीक है, लिख लिया? कोई पीछे नहीं रह गया? ठीक है। कितने कथन हो गए? 2 कथन हो गए। पहला कथन, पदार्थ या द्रव्य अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। फिर हमने लिखा है नोट ले आकर के, आधुनिक अवधारणा के अनुसार परमाणु अविभाज्य नहीं है, विभाजित किया जा सकता है। परमाणु को किस में किया जा सकता है? मूलभूत कणों और
सहायक कणों के अंदर क्या कर सकते हैं अपन, विभाजित कर सकते हैं। दूसरी लाइन हमने लिखी है इस कथन की, इस सिद्धांत की दूसरी लाइन हमने लिखी है, एक ही तत्व के सभी परमाणु गुण धर्मों में क्या दिखाई देते हैं, समान दिखाई देते हैं, जबकि भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणु आपस में गुणों में क्या रखते हैं, असमानता रखते हैं या भिन्नता रखते हैं। इस लाइन का हमने अपवाद पढ़ा है, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जो कि गुण धर्मों में अलग अलग दिखाई देते हैं या अलग अलग समानता रखते हैं या भिन्नता रखते हैं। समझ में आई? अलग अलग समानता रखते हैं मतलब भिन्नता ही होगी, ठीक है। उसके बाद में बात करें अपन कि समभारिक अलग अलग तत्वों के क्या है, परमाणु हैं जो क्या रखते हैं, आपस में कुछ गुण धर्मों में समानता रखते हैं, ठीक है। तीसरी लाइन लिखो, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, मॉडिफाई, रूपांतरित किया जा सकता है, ठीक है। नोट, नाभिकीय अभिक्रियाओं में नए परमाणुओं का निर्माण किया जा सकता है, नाभिकीय अभिक्रियाओं का मतलब समझते हो? नाभिकीय अभिक्रियाओं का मतलब आवर्त सारणी पढ़ी है ना? नहीं पढ़ी? अब भी पढ़ोगे सब कुछ आप, है ना। एग्रीकल्चर में तो केमिस्ट्री नाम पर कुछ नहीं पढ़ के आए, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ के आए हो, है ना। आवर्त सारणी में 118 तत्व है, कितने हैं? 92 तत्वों के बाद में सारे के सारे बनाए गए हैं, सारे के सारे। इसका मतलब प्रकृति में विद्यमान तत्व जो है, नेचुरल तत्व है, वो कितने? 92 है। कितने हैं? 92 के बाद में जितने भी तत्व हैं वो बनाए गए हैं। बनाए जाने का मतलब ये हुआ कि उन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं में निर्मित नहीं किया गया, नाभिकीय अभिक्रियाओं में निर्मित किया गया। एक परमाणु जो होता है, उस परमाणु के अंदर केंद्र में पाया जाता है नाभिक। क्या पाया जाता है? और नाभिक के चारों ओर खाली जगह होती है, उसमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और यहां पर पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिकीय अभिक्रिया में जब कोई परमाणु होता है तो वो परमाणु का नाभिक क्या होता है? टूटता है। नाभिक क्या होता है? टूटता है। ये बाहर निकलेगा यहां से प्रोटॉन, और यहां से क्या बाहर निकलेगा? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जितने बाहर निकलेंगे अपने साथ परमाणु क्रमांक लेके आएंगे। अपने साथ क्या लेके आएंगे? परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक जब बाहर निकले, सीधी सी बात है, नए तत्व का क्या होगा? निर्माण होगा। तो 92 के बाद में जितने भी तत्व हैं वो सारे क्या है? बने हैं। समझ में आई बात? हाँ, तो 92 से पहले जितने भी तत्व हैं वो तो नेचुरल पाए जाते हैं, लेकिन 92 के बाद में जितने भी तत्व हैं
वो क्या है, बनाए गए। ठीक है, नोट लगा करके लिख लो, इसी के अंदर ऐड कर लो यूरेनियम के बाद, हाँ यूरेनियम, यूरेनियम के बाद सभी तत्व, यूरेनियम के बाद सभी तत्व नाभिकीय विधि द्वारा, नाभिकीय विधि द्वारा बनाए गए हैं, नाभिकीय विधि द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस बात का भी कहीं पर कोई वो खंडन किया जा रहा है किस किस अभिक्रिया द्वारा, नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा। हमने लिखा है ना कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो बनाया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता, उसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। लेकिन ये लाइन कह रही है कि नहीं, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तो नहीं बना सकते आप, किसके द्वारा बना सकते हो, नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा आप परमाणु को बना भी सकते हो, नष्ट भी कर सकते हो। समझ में आ गई बात? ठीक है, कितनी लाइन होगी, 3, चौथी लिखो। रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है, परमाणु भाग लेता है, ना कि अणु, ना कि अणु। लिखा? इधर देखो सारे, H2 प्लस में Cl2, H2 प्लस में Cl2 क्या बनेगा, 2HCl बनेगा, बनेगा ना। ये क्या है, हाइड्रोजन का एक अणु है, ये अणु है, और ये क्या है, क्लोरीन का क्या है, एक अणु है। उधर छोड़ो कुछ भी बने, इधर ध्यान दो। अब मैं आपसे पूछूं कि अभिक्रिया किस किस के बीच हो रही है, हाइड्रोजन और क्या अणु है, सामने तो अणु दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो हमें तो यही लग रहा है कि अणु भाग ले रहा है रासायनिक अभिक्रिया में, लग रहा है नहीं लग रहा। ऊपर वाली लाइन क्या कहती है, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है न कि अणु। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अणु पहले टूटेगा और टूट करके क्या बनाएगा, सरल परमाणु बनाएगा। क्या बनाएगा, सरल परमाणु बनाएगा। H2 टूट करके पहले क्या बनाएगा, हाइड्रोजन का एक परमाणु बनाएगा। इधर भी क्लोरीन टूटेगा और क्या बनाएगा, क्लोरीन का एक परमाणु बनाएगा। अब इनके बीच में क्या होगी, क्रिया होगी और क्या बनेगा, 2HCl बनेगा। समझ में आ गई बात? तो जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो केवल डायरेक्ट अणुओं के बीच में नहीं होती, वो पहले क्या करेंगे, पहले टूटेंगे, है ना, पुराने बंध टूटेंगे और नए बंधों का क्या होगा, निर्माण होगा। क्लियर मेरी बात? ठीक है, उतार लो, चलो इसको भी उतार लेना साथ में, समझ आ जाएगा। लिखा? नेक्स्ट लाइन लिखो, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु रासायनिक संयोजन द्वारा
रासायनिक संयोजन द्वारा निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी तत्व तो मिलकर के क्या बनाएंगे? यौगिक बनाएंगे। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में परमाणु का अस्तित्व संभव नहीं है। परमाणु का अस्तित्व संभव नहीं है। और नोट लगा करके लिखना है। अक्रिय गैस परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। यह है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। कितने अभिग्रहित या कितनी बातें पढ़ी है? 5 बातें पढ़ी है ना? 5 बातें। नोट भी लगवाए हैं कुछ। हमने पढ़ा है कि स्वतंत्र अवस्था में परमाणु का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि अक्रिय गैस परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। स्वतंत्र अवस्था का अर्थ क्या हुआ, बताएगा कोई? है क्या? जोर से बोलो। सही, अकेला ही होगा। गुड। इधर देखो, इनमें आप ये बताओ स्वतंत्र कौन है? इधर वाला है स्वतंत्र। ये क्या है? अकेला है। हाइड्रोजन कभी भी इस फॉर्म में नहीं पाया जाता, कभी भी नहीं पाया जाता इस फॉर्म में। किस फॉर्म में पाया जाएगा? इस फॉर्म में पाया जाएगा। ऑक्सीजन कभी भी इस फॉर्म में नहीं पाई जाती। ऑक्सीजन कैसे पाई जाएगी? O2 या O3 के रूप में पाई जाएगी ना। नाइट्रोजन कभी भी इस रूप में नहीं पाई जाती। नाइट्रोजन पाई जाएगी तो कैसे पाई जाएगी? N2। यानी स्वतंत्र अवस्था में परमाणु का अस्तित्व नहीं है। वो अपने परमाणुओं के साथ में जुड़ा हुआ पाया जाएगा, अणु फॉर्म में या यौगिक फॉर्म में पाया जाएगा। क्लियर है बात? लेकिन हमने लिखा है अक्रिय गैस परमाणु। कौन से परमाणु? अक्रिय गैस परमाणु। आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 18। 18 वर्ग में कौन कौन आता है? हीलियम आता है, नियोन आता है, कौन आता है बताओ? क्रिप्टोन आता है, जीनोन आता है, रेडोन आता है और ओगोसोनियम आता है। ये आता है। 118वां तत्व कौन सा है? ओजी। ये अक्रिय गैस परमाणु है। क्या है ये? अक्रिय गैस परमाणु। ये इस फॉर्म में ही पाए जाएंगे, सिंगल फॉर्म में। हीलियम कभी भी He2 के रूप में नहीं पाया जाएगा। कैसे पाया जाएगा? He के रूप में पाया जाएगा। नियोन कभी भी Ne2 के रूप में नहीं पाया जाएगा। ये कैसा पाया जाएगा? Ne के रूप में पाया जाएगा। क्रिप्टोन भी याद रखना है, कभी भी इस फॉर्म में नहीं पाया जाएगा, ये सिंगल फॉर्म में ही पाया जाएगा, है ना। तो अक्रिय गैस परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है बात मेरी? लिख लो, ये तत्व लिख लो और लिख लेना ये सभी तत्व स्वतंत्र अवस्था में स्थायी होते हैं। हाँ, अक्रिय गैस वर्ग नंबर 18।
एक बीच में आर्गन और आगे इनके AR, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ओगोसोनियम। इन सभी का स्वतंत्र अवस्था में स्थायित्व संभव है, ऐसे लिख लेना। इन सभी का स्वतंत्र अवस्था में स्थायित्व संभव है। अब कुछ बातें लिखा दूं, 2-4 बातें, फिर क्लास का टाइम हो गया सबका। लिखो, 2 बातें लिखनी है, 3 बातें लिखनी है। हाँ, 3 ही बातें लिखनी है, अलग हट करके थोड़ा सा, है ना। लिखो, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से रासायनिक संयोजन के नियमों की, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या, नियमों की व्याख्या की जा सकती है। नियमों की व्याख्या की जा सकती है। फिर लिखो आगे वाला, लिख लिया? लिखाऊं अगला, बोलूं, रिपीट बोलूं, दोबारा करूं? कहां तक लिखा? लिखो, इस सिद्धांत से, इस सिद्धांत से गैसीय आयतनों, इस सिद्धांत से गैसीय आयतनों के नियमों की, इस सिद्धांत से गैसीय आयतनों के नियमों की, नियमों की व्याख्या, व्याख्या नहीं की जा सकती। गैसीय आयतनों के नियमों की व्याख्या नहीं की जा सकती। लिख लिया? फिर लिखो, यह सिद्धांत, यह सिद्धांत परमाणुओं के संयोजन, परमाणुओं के संयोजन के कारणों की, परमाणु के संयोजन के कारणों की व्याख्या नहीं करता, व्याख्या नहीं करता। लास्ट एंड फाइनल, चौथी लाइन होगी क्या? 3 होगी, अब चौथी लाइन अब बोलूंगा लास्ट। हाँ, लिखो लिखो, एक तो चल रही है तो देखो, यह सिद्धांत परमाणु के स्थायित्व, यह सिद्धांत परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता, की व्याख्या नहीं करता। जहां जहां पर नहीं शब्द आया ना, वो इस सिद्धांत की कमियां हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सही से व्याख्या नहीं करता। क्लियर है बात, है ना? पहले बताओ, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छे से सच्ची बताइयो, मेरी शोभन लाग से ठीक।